बताया फर्जी नेताओं की दुकान बंद करना। आप फर्जी नेता किन्हें मानते हैं? कौन है फर्जी नेता? अभी तो बताया मैंने। कौन? अभी तो बताया जो जनता में खाई पैदा करते हैं, जनता को आपस में लड़ाते हैं। कई सभी ऐसे नहीं, सभी ऐसे नहीं बोलता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो वास्तव में। और बाकी हमारा तो काम ही है फर्जी नेता है उनकी दुकानें बंद करना जी। और मैं तो राजनीति में आया ही इसलिए हूँ। ये काम जनप्रतिनिधि का है या आपकी विचारधारा है? फर्जी नेताओं की दुकान बंद? फर्जी नेता जनप्रतिनिधि थोड़ी होता है। मैं वो नहीं पूछ रहा। तो कैसे पूछ रहे हैं मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि की परिभाषा क्या होती है? जनप्रतिनिधि की जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही अपना नाम उजागर करते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गणपत सिंह सोलंकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज वीडियोस के सिलसिले में। और आपकी मांग पर आज हम ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो इन दिनों बात करें या पिछले 2 सालों से मोस्टली बात करें तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में कहें या आम लोगों की आवाज के रूप में कहें तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं खान सिंह जी डोली साहब। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अब तक की इस जीवन यात्रा के लिए, और अगली जो आपकी जीवन यात्रा होगी उसके लिए भी आपको मंगल शुभकामनाएं मेरी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल और आपका जो सोशल मीडिया का परिवार है उन सबको मेरी ओर से जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्रश्न के तौर पे ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप जनप्रतिनिधि के रूप में तो भी आम लोगों के किसी विशेष पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं जी, मेरा जो आप जो 2 साल का बता रहे हैं, मैं जब 2009 जोधपुर गया था, जब 11th में था, तब मैं स्कूल के नहीं कॉलेज के आने वाले विद्यार्थियों की मदद करता था जो ग्रामीण अंचल से आते थे, उनका कोई दनीदोरी नहीं होता था वहां पर। 2009 से लगाकर आज तक मैंने मेरे लोगों का, मेरे अपनों का, मेरे जो सामने वाले उन लोगों का काम किया है। दूसरा मुख्य बात बता दूं, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और हनुमान जी बेनीवाल की सेना का सिपाही जी, और लोगों के लिए काम कर रहे हैं जी। और आगे आप चाहते हो तो हम जब भी जरूरत पड़ती है अपने लोगों के लिए आगे तैयार खड़े रहते हैं और भविष्य में भी जब जब हमें आवश्यकता होगी हम हमारे लोग तकलीफ में होंगे, हमारे लोगों के लिए खड़े मिलेंगे, यही आशा और विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के साथ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हमें प्यार समय आशीर्वाद देते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपने आरएलपी पार्टी या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्यों चूज किया? मतलब इस पार्टी की आपको ऐसी क्या खास विचारधारा लगी या खास बात लगी जिसने आपको अंदर से मोटिवेशन दिया कि आप इसमें जुड़े? देखो भाई, मैंने एक रात का ही बताता हूँ आपके इंटरेस्ट पहले एक चेतन में कार्यक्रम था जी, उसमें मैंने कहा था जो दिखता है जी, वो होता नहीं है जी, जो होता है वो दिखता नहीं है जी, ये मुझे पसंद नहीं है। जी, मुझे तो जैसा हो वैसा ही दिखो और वैसा ही लोगों के सामने फेस रहो। और ये बाकी लोग जो है, अभी राजस्थान में माहौल चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस का, कोई जातिवाद के नाम पे लड़ा रहा है, कोई धर्म के नाम पे लड़ा रहा है, कोई माइनॉरिटी को अपने नजदीक खींच रहा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई उधर से धक्का मार रहा है, कभी किसी का बोलता है मैं सीएम, वो बोलता है मैं बनूंगा, वो मैं बनूंगा। इन सब चीजों से राजस्थान बर्बाद हो रहा है, जगह जगह पे पेपर लीक हो रहे हैं, तरह तरह की तकलीफें है राजस्थान में। तो उन सब का उदय अगर किसी को और उन सब का अगर निराकरण किसी के पास दिखा तो मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब के पास दिखा। पार्टी की बात की आरएलपी से, फिर आपने कांग्रेस बीजेपी की बात की और उसमें आपने ये भी जिक्र किया कि ये जो बाकी पार्टी है, मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बाकी जो पार्टियां हैं वो जातिवाद के नाम पर राजनीति करती हैं, ऐसा कुछ बताया। आप जानते हैं, आप भी क्षेत्रीय इलाके से यहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं भी यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब जो आरएलपी है उनके जो संयोजक जिनकी अभी आपने बात भी की हनुमान जी बेनीवाल, वो एक जाट समाज से आते हैं, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। अपने यहाँ पे जो लोगों में जो आम धारणा बनी हुई है, ये वो बनी हुई है कि हनुमान जी है जो एक जाट समाज से आता है और ये जो पार्टी है जो जाट विशेष समाज को बढ़ावा दे रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा, कभी मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं ऐसा कह रहा हूं या ऐसा होता होगा, ये आम लोगों में एक आम बात बनी। सर सुनिए, ठीक है ना, ये उसमें आम लोगों में बात बनी हुई है और आप दूसरी जाति से बिलोंग करते हैं, करेक्ट? ऐसे में आप आम लोगों को किस प्रकार से संतुलित करेंगे? ये उन लोगों की धारणा है जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही है जी। बाकी आम लोगों में ये धारणा नहीं है। आप घूम जाना मार्केट में, देख लेना, आप हनुमान बेनीवाल नाम अगर किसी के सामने मेंशन करोगे या किसी के सामने लोगे तो उनका एक ही उत्तर आएगा, राजस्थान में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो बेनीवाल जी लड़ रहे हैं, ये मैसेज आएगा। और एक नेता होता है जो 5% लोग होते हैं जिनका काम होता है समसागिरी करना, जिनका काम होता है
लोगों को आपस में बांटना जातिवाद के नाम पे, मैंने पहले भी बताया, वही लोग हनुमान को जातिवादी कह रहे हैं। अब हनुमान जी जातिवादी कैसे हो गए? उनको तो जाट महाकुंभ में बुलाया ही नहीं, जाट महाकुंभ में बुलाए, उनको बुलाया ही नहीं जी, तो वो जातिवादी कैसे हो गए? वो गए ही नहीं जी। उनका काम है किसानों की लड़ाई लड़ना, किसानों के हक के लिए लड़ना, आपको किसानों की आवाज को बुलंद करना, इसलिए हनुमान बेनीवाल का नाम बनाए। हनुमान बेनीवाल अब हनुमान बेनीवाल ना बन के रास्ता में आपसे ज्यादा उसके बारे में चर्चा करते, जहां तक मुझे जानकारी और जहां तक मुझे सुनने में आया, जैसा मैंने देखा है, मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन जो जाट महाकुंभ की आपने जो बात की और आपने हनुमान जी बेनीवाल की वहां उपस्थिति की बात की, तो उसके मैं आपको बता दूं, हनुमान जी ने उस कार्यक्रम के बाद एक ऐसा शायद उद्बोधन दिया कि इस कार्यक्रम में यदि मेरी उपस्थिति होती तो नजारा कुछ और होता, यानी थोड़े लोगों की संख्या और होती। ये मैंने एक वीडियो में देखा था। ठीक है, आप कह रहे हैं उनकी उपस्थिति थी नहीं, उन्होंने बुलाया नहीं। हनुमान जी बेनीवाल ने राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के लिए 5 महारैलियां की, जो ना भूतकाल में कर पाया ऐसी, ना ही मुझे देखो भविष्य में रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, लेकिन वर्तमान समय तक अभी तक ना तो हनुमान जैसी कोई हुंकारे भर पाया है। जयपुर में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा किए थे, वीर तेजाजी मैदान वहां पे पूरा भर दिया था वीटी रोड पे। तो हनुमान बेनीवाल की तुलना बाकी लोगों से करना, मैं एक मानता हूं कि उनका अपमान है जी। तो हनुमान जी एक अपने आप में श्रेष्ठ है। हनुमान जी लोगों के लिए लड़ते हैं, जन नेता है। आप उनके गांव या उनके नागौर आवास या जयपुर आवास या दिल्ली आवास में चले जाओगे, आपको 200 लोग एनी टाइम बैठे मिलेंगे। मैं तो यही मानता हूं हनुमान जी हमेशा इसी तरह लोगों के काम क्षेत्र में अभी जाने जा रहे, राजनीति के क्षेत्र में अभी आपका प्रवेश है, ठीक है, आपका फ्यूचर आप इसमें आजमाना चाहते हैं। मैं जान सकता हूं आपके हिसाब से जनप्रतिनिधि की परिभाषा क्या होनी चाहिए? जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए आम लोगों के बीच में? जनप्रतिनिधि जो जनता का सहयोगी बन के काम करे जी, वही जनप्रतिनिधि होता है। ठीक है। और बाकी हमारा तो काम ही है, फर्जी नेता है उनकी दुकानें बंद करना जी। और मैं तो राजनीति में आया ही इसलिए हूँ। ये काम जनप्रतिनिधि का है या आपकी विचारधारा है? फर्जी नेताओं की दुकान बंद? फर्जी नेता जनप्रतिनिधि थोड़ी होता है। मैं वो नहीं पूछ रहा, तो कैसे पूछ रहे हैं? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि की परिभाषा क्या होती है? जनप्रतिनिधि की परिभाषा वो होती है जो अपने लोगों के हकों के लिए ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना आंधी देखता है, ना तूफान देखता है। जब भी अपने लोग तकलीफ में होते हैं उनके लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा काम मिलता है, ना कि आपस में बांटना, आपस में लड़ाना या आपस में लोगों में खाई पैदा करके राज करना। वो जनप्रतिनिधि नहीं होता है, नहीं, वो फर्जी नेता है। उसकी दुकान बंद करने के लिए हम आए हैं। माफ कीजिएगा, आप तो बार बार कहे फर्जी नेताओं की दुकान बंद करना। मैं जनप्रतिनिधि की परिभाषा जानना चाहता हूँ। वैसे आपने काफी कुछ कर लिया है कि जो बीच में खाई बनाने का जो लोग काम करते हैं और एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को बता रहे हैं, ये एक सच्चे शब्दों में जनप्रतिनिधि नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है, सही है? सही समझ पा रहा हूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे मैं आपसे ये करना चाहूंगा, आपने बताया फर्जी नेताओं की दुकान बंद करना, आप फर्जी नेता किन्हें मानते हैं? कौन है फर्जी नेता? अभी तो बताया मैंने। कौन? अभी तो बताया, जो जनता में खाई पैदा करते हैं, जनता को आपस में लड़ाते हैं, कई समझो के दम पर अपनी दुकान चलाते हैं, कई जनबल के नाम पे राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों की दुकानें बंद करना है। सभी ऐसे? मैं सभी ऐसे नहीं बोलता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो वास्तव में काम करते हैं लोगों के लिए। मैं सभी नेताओं को कभी नहीं बोल सकता जो फर्जी है। आपके कामों की बात करें, उसमें जो आपके फेमस रहे काम, जहां तक मैं जानकारी रखता हूं, उनके बारे में जिक्र करते हैं। मैंने सुना खनन माफियाओं के विरोध भी आपका आंदोलन काफी सक्रिय रहा बालोतर क्षेत्र में। इसके साथ साथ कांजी हाउस, कपड़ा मजदूर यूनियन, इनके लिए भी आपने जो आंदोलन की वो काफी सक्सेसफुल सफलता आपको हासिल मिली, ऐसा मुझे जानकारी में है। कहना चाहेंगे उनके बारे में आप कुछ? मुख्यतः जो हमारे आंदोलन है उसका पिछले साल का जो 2022 का कैलेंडर छपा था, जिसमें 7 आंदोलन थे वो हमारे थे जी। पिछले साल का जो 2022 के टॉप 10 ट्रेंडिंग के आंदोलन थे, उसमें से 7 आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे थे। अच्छा, बाकी कहां था विपक्ष का काम? पूरे बाड़मेर जिले में, चाहे सिवाना देख लो, सिवाना में समदड़ी में हमला होता है व्यापारी के ऊपर, हम आते हैं। या देवस्य समाज के किसी भाई की हत्या होती है, हम यहाँ आते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं। पचमदरा में मुस्लिम समाज के साथ कुछ घटना होती है, उनकी हत्या हो जाती है, उनके साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर न्याय की लड़ाई हम लड़ते हैं। मंदिरों में चोरियां हो जाती है तो मंदिरों में चोरियों को खुलासा करने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। खनन माफिया के खिलाफ
हम लड़ रहे हैं, गांधी हाउस में गौ माता के लिए हम लड़ रहे हैं। हम फर्जी नहीं करते कि हम गौ को गौ माता मानते हैं, ये मानते हैं गाय हमारी माता है, निश्चित ही कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम सबको मानते हैं, ये कोई बताने से या फिर डिंडोरा पीटने से कुछ होता नहीं है। जो डिंडोरा पीटते हैं उनकी जगहों पे कितनी गौ माता कत्ल खाने में जाती है, वो आप और हम सबसे आंकड़े छुपे हुए नहीं है। और दूसरा जो मुख्यतः हमने मजदूरों की लड़ाई लड़ी, हर मजदूर के घर में हमने फायदा करवाया। आज तक मजदूरों की लड़ाई कोई नहीं लड़ पाया। जिन्होंने मजदूरों की लड़ाई लड़ी है उनके साथ खाली या तो फिर बड़े लोगों के साथ बिक गए या फिर प्रशासन से मिलीभगत कर ली। हमने मजदूरों की लड़ाई निष्पक्ष रूप से लड़ी और मजबूती से मजदूरों की आवाज को बुलंद किया और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई। हमने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और किसानों की लड़ाई लड़ते हुए पूरे बाड़मेर जिले में आज जो बीमा क्लेम आ रहा है वो हम लोगों ने हर पंचायत मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर, हर पंचायत समिति मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, एसडीएम मुख्यालय पर, हर जगह पे हमने प्रदर्शन किए, विरोध किया, जगह जगह पे इनके पुतले जलाए, तब जाके इन्होंने बीमा क्लेम दिया है हमारा। तो लड़ाई लड़ना हमारा काम है। विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका भी अदा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह एमएलए नहीं खेलते हैं। ये बोलता है मैं एमएलए बन जाऊंगा, वो बोलता है मैं बन जाऊंगा, ये बोलता है मेरा नाम ऊपर चल रहा है, मेरा नाम नीचे चल रहा है, मैं उससे आगे जा रहा हूं। हमारे यहाँ ये कोई सिस्टम नहीं है। पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता है और हनुमान बेनीवाल जी की सब पे नजर है। जो कार्यकर्ता काम करता है उसको मौका मिल जाएगा, वो जनहित के लिए जो लड़ेगा वही टिकट का हकदार होगा। हमारे टिकट ना तो दिल्ली में मिलते हैं, ना जयपुर में मिलते हैं, नागौर में, या फिर आप बोलोगे तो जोधपुर में दिला देंगे, या आप बोलोगे तो बाड़मेर में वितरण हो जाएगा। हमारी पार्टी के टिकटों का या जयपुर वाला दिल्ली वाला मामला नहीं है। हम तो एक किसान के बेटे हैं और ये किसानों की पार्टी है और हमें हनुमान जी ने सत्य का साथ देना, सत्य के लिए लड़ना, सत्य की आवाज को बुलंद करना सिखाया है और हम उसी रास्ते पर चल पड़े हैं और ये क्रांति का बिगुल है, बजा है। तो निश्चित ही परिवर्तन लाकर ही दम लेंगे और निश्चित ही हमें भरोसा है। जिस तरह जनमानस का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे जो कार्यक्रम रहते हैं वो यहाँ के बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के नहीं रहते, जितने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिसको कई लोग अलग अलग संज्ञाएं देते हैं। लेकिन हमें पता है जिस हिसाब से लोगों का हमारी तरफ रुझान आया है, हमारी तरफ झुकाव आया है, ये बदलाव का ही संकेत है। जब जवानी परवान चढ़ती है तो निश्चित ही बदलाव होता है और ये बदलाव की कहानी 2023 में लिखेंगे। जब 26 के देखोगे विधानसभा की सीटिंग है तो कई ऐसे किसान के बेटे बैठे मिलेंगे जिन्होंने किसानी के घर से निकलकर जयपुर की ओर कुछ किया है। जी धन्यवाद। अभी जैसे आपने विधानसभा चुनावों की बात की, आपने आरएलपी की टिकट वितरण की भी बात की, आप भी जन आरएलपी से बिलोंग करते हैं, निसंदेह आप भी आने वाले चुनावों में अपनी भागीदारी सक्रिय रूप से निभाएंगे। बिल्कुल, पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं, अगर जनता का आशीर्वाद रहा, जनता ने साथ, तो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव अगर मैं बोल दूं मैं लड़ूंगा तो वो लड़ना वड़ना कुछ है नहीं, लड़ाने वाली जनता है। और चुनाव मुख्य धारा में या मुख्य धारा की राजनीति में होना भी जरूरी है। जिसके हाथ में कलम होती है तब जाके अपने लोगों का भला होता है। तो निश्चित ही कलम के लिए अगर जनता ने साथ, जनता ने आशीर्वाद दिया और जनमानस की सबकी इच्छा हुई, किसान के बेटों की, मजदूरों की, दलितों की। आपको ज्यादा रुझान कहाँ नजर आ रहे हैं, सिवाना क्षेत्र में या पचपदरा? पचपदरा ही बैठा है, पचपदरा से। हाँ, पार्टी जहाँ भेजेगी वहां चुनाव लड़ लूंगा। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं। पार्टी का मेरा तो सुनो, मेरा तो सिवाने में भी वैसा ही है, मेरा पचपदरा में भी वैसा ही है, मेरा बाड़मेर में भी वैसा ही है, लूणी में भी वैसा ही है और कभी कभार नागौर जाता हूं तो भी वैसा ही है। सब लोगों का प्यार है। जहां मुझे मेरे लोग याद करते हैं हनुमान जी के आदेश पर, मैं उनके लिए तैयार मिलता हूँ। आपको क्या लगता है, आपको हनुमान जी कहाँ के लिए टिकट जहां भेजेंगे वहां तैयार है। वैसे तो मैं पचपदरा से तैयारी कर रहा हूँ, पचपदरा के लिए निश्चित ही। आप देखते होंगे जगह जगह पे पचपदरा में। आपके शायद विधानसभा क्षेत्र वो भी पचपदरा लगता है। बिल्कुल, मैं जलना हूँ। जी धन्यवाद। जहां भी मैंने राजनीति से जुड़े जितने भी लोगों से मैंने मेल जोल किया, उनसे बातचीत की, मुझे एक ही चीज नजर में आई जो ज्यादातर मैं कहना चाहूंगा आपको। लोग क्या करते हैं कि जो राजनीति में जुड़े जो लोग युवा हैं वो क्या बात करते हैं कि वो उस पार्टी के नेता इस तरीके से काम करते हैं, वो उस तरीके से काम करते हैं, उनका ऐसे नहीं होना चाहिए, उनका ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका क्या पर्पज है? आप मेरे कहने का मतलब आपका क्या पर्पज है? उनके काम को सही व्यवस्थित दिशा देना या आप उस काम को सही व्यवस्थित देंगे? देखो, पहली बात है, मुझे अभी सिवाना और पचपदरा में व्यवस्थित काम करने वाला दिख नहीं रहा है। जी, सबसे बड़ी बात तो ये तकलीफ है। जी।
अगर भगवान की दया से व्यवस्थित काम करने वाला होता, ठीक है, तो हम यहाँ जगह नहीं बना पाते। ठीक है, हमें लोग प्यार, दुलार, आशीर्वाद, स्नेह नहीं देते। कहीं ना कहीं लोगों के मन में तकलीफ है, लोग परेशान है, इसलिए हमें जगह दी। और जैसा मामला होता है, और मुझे तो एक ही चीज का पता है कि भाई हमें हमारे लोगों का काम करवाना है, बाकी ज्यादा इधर उधर का ध्यान है नहीं। और मेरे लोगों के लिए काम करवाने के लिए मैं किसी हद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। आपकी आवाज टीम यूट्यूब चैनल आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करती है और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, आप इससे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी।